बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक से आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 कॉपी पेंसिल ले लीजिए आप लोग। हाँ, ये बुक उठाने गया था मैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए आप लोग। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है? ये बुक अगर आपके पास, आपके हाथ में नहीं है ना अभी, तो आप बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि अब मैं इस बुक की रीडिंग भी करूँगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको। हर लाइन को पढ़ूँगा, हर वर्ड को निकालूंगा। मैं जानता हूँ आप लोगों के मसले क्या है, कि जब आप इसको रट्टे मार रहे होते हैं ना, तो इसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं मतलब बता रहा हूँ ना, एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हर वर्ड का आपको मतलब भी बता रहा हूँ, तो अब तो रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। या अगर चलें रट्टे मारने भी हैं, याद भी करना है, तो समझें तो सही उसमें बात क्या की जा रही है। ठीक हो गया? तो ये हम जो करेंगे, पहला टॉपिक है मीनिंग, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, और इसमें हमारे पास 3 सब हेडिंग्स हैं। ये मैं लिख रहा हूँ। बुक है ना आपके पास? बुक नहीं है तो PDF खोल लें। पेज नंबर 5 पे ये हम टॉपिक करेंगे। आइडियोलॉजी की मीनिंग देखेंगे, इसकी सोर्स देखेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे। एंड सिग्निफिकेंस, ये 3 चीज़ें, इनके मतलब क्या है सब बताता हूँ आपको, उससे परेशान नहीं हो। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो आपको दोबारा आपके जहन में मैं लेके ना आया, पिछली वीडियो के बीच में शायद मैंने आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 2 बातें आपको बताई थी। पहली बात मैंने आपको ये समझाई थी, नंबर 1 चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि आपके अमल का ताल्लुक आपकी सोच से है। आप पहले सोचते हैं, टू थिंक, और नंबर 2 पे फिर आप क्या करते हैं, टू एक्ट, आप अमल करते हैं। पहले सोचते हैं, फिर क्या करते हैं, अमल करते हैं। पहले मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी है, अब मैं अमल कर रहा हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ। इस ज़रा बुनियादी चीज़ को समझिएगा। एक बात तो ये है, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, मतलब ये नामुमकिन है कि आप पहले तो काम कर लें, अमल कर लें, और उसके बाद उसके बारे में सोचें। लेकिन बेवकूफ़ों वाली बात है ना, ये ऐसा मुमकिन नहीं है ना, ऐसा तो पागल करते हैं। आप लाजमी बात है पहले सोचते हैं फिर अमल करते हैं। मैंने सोचा कि वीडियो बनानी है, उसके बाद मैं अब अमल कर रहा हूँ, टू एक्ट, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको पिछली वीडियो में, आप इस बुक के चैप्टर्स को देखें। पहला चैप्टर क्या है, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। ये बात तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब आप इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे ना। चैप्टर नंबर 2 ये रहा, पेज नंबर 14 पे, यहाँ लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान ये चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 2 है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ज़रा बुक की तरतीब देखें आप चैप्टर्स की। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले इसको देख लें क्या है। पहले सोचते हैं हम, फिर अमल करते हैं। इंडिया के मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सोचा पहले क्या, पाकिस्तान बनाना है, अलग मुल्क बनाना है मुसलमानों के लिए, ठीक है ना। जब ये सोच लिया चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में क्या हुआ, सेंटेंस लिख दिया, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सोचा और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अमल किया, जैसे कि सब लोग करते हैं। ये 2 चीज़ें जो कि आपको जहन में रखनी है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आप आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको समझ आ जाएगी बात, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहले सोचना है, फिर अमल करना है।
चैप्टर नंबर 1 में सोच की बात हो रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों की, उनकी वो सोच डेवलप कैसे हुई। फिर चैप्टर नंबर 2 में उस सोच के मुताबिक जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अमल किया, पाकिस्तान को बनाया, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा। चैप्टर नंबर 1 में सोचा, चैप्टर नंबर 2 में अमल हो गया। बात अभी भी समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैक करें, दोबारा मेरी बात सुने, नोट कर लें इसको, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स को आपने अच्छे से समझना है ना, ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये बात आपको समझनी बेहद ज़रूरी है कि ये 2 चैप्टर्स की तरतीब क्यों है और ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पहले सोचा, फिर अमल किया। अब सवाल ये पैदा होता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सोचा क्या सोचा आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बनाना है। सवाल ये पैदा होता है क्यों सोचा उन्होंने पाकिस्तान बनाना है, क्यों सोचा उन्होंने पाकिस्तान बनाना है। ये इंडिया है, ये हिस्सा जो है वो KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह से ये बाकी ये पहले पूरा इंडिया था। अब उसके बाद ये इंडिया रह गया, ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। इससे पहले तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के जहन में ये बात नहीं आई थी कि हमें एक अलग मुल्क बनाना है इसी खित्ते के अंदर जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। देखें, सोचने की बात है ना, आखिर उनके दिमाग में क्यों ये बात आई, पहली बात। दूसरी बात, ये सोच हिंदुस्तान के मुसलमानों में डाली किसने, क्योंकि आप तो सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपस में खुश हैं, मिलना मिलाना होता है, एक दूसरे के मजहबी रिवायात का एहतराम भी करते हैं, सब कुछ होता है। हालांकि मुसलमानों ने इंडिया को कैप्चर किया है, कब्ज़ा किया है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को अपना निजात दहिंदा समझते हैं। और मुसलमान हालांकि मुसलमानों ने, देखें, आपके घर पे कोई कब्ज़ा कर ले आपको अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे नहीं यार क्यों भाई, हमारे घर पे कोई कैसे कब्ज़ा कर लेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। लेकिन अगर आपके घर में आपके बड़े बहन भाई अब्बा या अब्बा जो हैं, ये समझ लें आपके घर में आपके फादर जो हैं, आप छोटे बहन भाइयों को मारते हैं, कूटते हैं, जुल्म करते हैं, खाना वक्त पर नहीं देते, तकलीफ़ें देते हैं, ठीक है, अपने ही घर में आपके घर के बड़े आपको तकलीफ़ों में रखते हैं, परेशानियों में रखते हैं, तो क्या होता है, एक कोई दूसरा बंदा आपके घर पे अटैक करता है, आपके फादर को साइड में कर देता है, हालांकि आपके फादर है। समझाने के लिए एक केस स्टडी के तौर पे बता रहा हूँ। तो उसको साइड में कर देते हैं, बोलते हैं भाई आप बैठ जाओ, आपके पास कोई पावर नहीं है, अब आपके घर को हम चलाएंगे। और फिर आप जो है उनके घर को कैप्चर करके घर के जितने लोग होते हैं उनको वक्त पर खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं, उनकी हिफाजत भी करते हैं। दूसरे लोग अटैक करने आते हैं उसको बेस बना के कि कोई दूसरा हमला ना करे, उससे हिफाजत भी करते हैं, आपस की लड़ाइयाँ भी दूर करते हैं और आप प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। हालांकि आप अटैक करने वाले हैं, ज़रा इस बात को समझिएगा। और हिंदू और मुसलमानों की प्यार और मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत 1857 की जंग आज़ादी है, 1857, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिल के लड़ी, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कि तीसरी पार्टी थी जिसने इंडिया को कैप्चर किया, मुसलमानों से हुकूमत छीनी। लेकिन 1857 के बाद हालात वो नहीं रहे, अब मुसलमानों की सोच जो है वो बदल रही थी। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, मुसलमानों की सोच बदल रही थी। पहले मुसलमान हाकिम थे, अब महकूम हैं। अब हाकिम मुसलमान नहीं है, पावर उनके पास नहीं है, पावर अंग्रेज़ों के पास। अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल करता है, तकसीम करो और हुकूमत करो। क्या करता है, हिंदुओं को नवाजता है, उनके राइट्स बहाल करता है, उनका ख्याल रखता है, उनको सरकारी नौकरियां देता है। और आपको मुसलमानों को क्या करता है, तकलीफ़ों में रखता है, परेशानियों में रखता है, आपको सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलती, जगह जगह आपके राइट्स जो हैं वो स्नैच होते हैं, आपके हुकूक की पामाली होती है। वाज़े तौर पे आपको नज़र आता है कि इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कहीं पे तो नवाजा जा रहा है और हमें जो है वो तकलीफ़ों में रखा जा रहा है। क्यों?
ये जो सोच डेवलप हुई थी मुसलमानों की कि अलग मुल्क बनाना है, उसकी वजह यही थी कि मुसलमानों पर इंडिया में 1857 की जंग आज़ादी के बाद अरसा हयात तंग हो गया था इंडिया में। और जब हिंदुओं को नवाजा जाने लगा तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, और क्या चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम है। देखें, सोचने की बात है ना, हिंदुओं को क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी ज़िंदगी तो सुकून में है, अंग्रेज़ हमें तो नवाज रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मुसलमान जाते हैं खड्डे में तो जाएं, हमें इससे क्या मतलब। यहाँ पर जो था सिस्टम वो अलग अलग हो गया हिंदुओं और मुसलमानों का, ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। अब मुसलमानों ने सोचा कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें अपने लिए अब एक मुल्क बनाना है। ये जो आइडियाज़ थे ये कैसे आए मुसलमानों के जहन में, ये सोच कैसे डेवलप हुई, हालात की वजह से। समझ में आई बात आपको, हालात की वजह से। हालात क्या थे, अब ये तीसरी बात, हालात क्या थे। देखिए, आपको कोई खाना वक्त पर नहीं देता या खाना नहीं देता, आप बर्दाश्त कर लेंगे। आपको लिबास जो है वो फटा पुराना मिल जाता, आप बोलते हैं चलो ठीक है यार, कोई मसला नहीं। आपको एजुकेशन पूरी नहीं मिलती, आप किसी ना किसी तरह बोलते हैं चलो गुजारा हो जाएगा। लेकिन रिलीजन, मज़हब जो है वो एक ऐसा फैक्टर है आपकी लाइफ का, रिलीजन आपका मज़हब, इसके साथ अगर प्रॉब्लम हो रही होगी ना, फिर आप बोलेंगे नहीं, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप हमारे सोशल राइट्स ले लें, मुआशरती हुकूक हमारे बहैसियत इंसानों के हैं कि हमें बराबर के हुकूक मिलने चाहिए, आप नहीं दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं। वक्त पे खाना पीना, ये वो, सरकारी मुलाजमतें, पूरी उजरत काम की, और दूसरी फैसिलिटीज़ जो हुकूमत देती है अपनी आवाम को, हम भी आवाम हैं तो हमें भी वो फैसिलिटीज़ दें, आप नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन जब हुकूमत या दूसरे लोग साहिब इक़्तिदार आपके रिलीजन या मज़हब की तरफ आएंगे ना, यहाँ पर आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मुसलमानों के मज़हब को लेके बहुत ज़्यादा जब मुसलमानों को डिस्टर्ब किया गया, तो फिर मुसलमानों ने बोला कि नहीं यार, अपना मुल्क बनाना है जहाँ हम अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, गाय है, गाय का गोश्त मुसलमान खाते हैं, हलाल जानवर है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हिंदुओं के लिए वो क्या है, वो उनका बहुत सारे भगवानों में से एक भगवान है, वो उनकी पूजा करते हैं, उनके बिलीव हैं अपने, कोई उससे मतलब हमें वो नहीं है परेशानी। हर एक इंसान के अपने अकायद हैं, अपने बिलीव हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लैश हो जाता है ना, जब हिंदू 800 साल मुसलमानों के साथ रहे साथ, मुसलमान जब भी गाय का गोश्त खा रहे थे लेकिन हिंदुओं को कोई तकलीफ़ नहीं थी, क्यों? मुसलमान उनके राइट्स का ख्याल रखते थे। अंग्रेज़ ने आके जो डिवाइड एंड रूल किया ना, उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया कि भाई तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे गॉड को, तुम्हारे भगवान को ये जो है ये सरेआम काट रहे हैं, तुम्हारे हुकूक की पामाली कर रहे हैं। आपस में इस तरह से इख्तिलाफात जनरेट होने शुरू हो गए, और ये बहुत सारे हालात हैं जिसकी वजह से मुसलमान मजबूर हो गए ये सोचने पे कि हमें अपना अलग मुल्क बनाना है, मजबूर हो गए ये सोचने पे कि हमें अपना अलग मुल्क बनाना है, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। अब चलते हैं बुक की तरफ, काफ़ी बातें हो गई, आपको नोट करना है, हर वर्ड का मतलब बताऊंगा आपको, ठीक है। बुक खोल लिए, पीडीएफ खोल लिया है, देख लीजिए ज़रा। मीनिंग पहले क्या था, नंबर 1 मेन हेडिंग क्या है इसकी, मीनिंग, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। मीनिंग, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, पहले इसका मतलब देख लीजिए। मीनिंग वर्ड का तो मतलब होता है मतलब, मायने। सोर्स का मतलब होता है ज़रिया, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत, ठीक है। नोट्स में डाल लीजिए तीनों वर्ड्स का मतलब। किस चीज़ की आप मतलब जानना चाह रहे हैं, सोर्स ज़रिया जानना चाहते हैं, और अहमियत जानना चाहते हैं, किस चीज़ की? ऑफ आइडियोलॉजी।
आइडियोलॉजी की भी डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी बता दी थी। क्या है? एक सब्जेक्ट। बायोलॉजी क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट है। आइडियोलॉजी क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। आइडियोलॉजी के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? आइडियोलॉजी के अंदर आप जो है वो पढ़ते हैं वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमंस, इंसान सोचते कैसे। टू द पॉइंट और ब्रीफ डेफिनेशन इसकी ये मैंने लिख दी है। वे ऑफ थिंकिंग, वे का मतलब तरीका, वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमंस, इंसान सोचते कैसे हैं, इसको हम कहते हैं आइडियोलॉजी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ह्यूमन मेंटालिटी को स्टडी करते हैं, उनके वे ऑफ थिंकिंग को देखते हैं कि इंसान की जो सोच है, इंसान की वो कैसी है, क्योंकि जैसी इंसान की सोच होगी वैसा ही वो क्या करेगा, काम करेगा। आप किसी इंसान की सोच को परखना चाहते हैं, या तो उसकी सोच अच्छी होगी तो वो अच्छा काम करेगा, अगर उसकी सोच बुरी होगी तो वो बुरा काम करेगा, आसान सी बात है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करता है, वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की सोचने के तरीके के ऊपर डिस्कस करता है कि इंसान सोचते कैसे हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। और क्या है इसके अंदर? पहली लाइन, पहली सब हेडिंग इसमें से ले लेता हूँ। ठीक है भाई, इसमें पहली सब हेडिंग आ गई क्या, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, फर्स्ट सेंटेंस जरा देख लीजिएगा। द वर्ड आइडियोलॉजी इज फ्रेंच इन ओरिजिन। फ्रेंच का मतलब क्या है? कौन सी ज़बान का वर्ड है ये आइडियोलॉजी? अंग्रेज़ी ज़बान का वर्ड नहीं है, ये फ्रांसीसी ज़बान का वर्ड है। ठीक है, पहली बात। ओरिजिन वर्ड का मतलब क्या है? साथ साथ मीनिंग लिख लीजिए। ओरिजिन मतलब इब्तिदा, आगाज़, स्टार्ट, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ से वो बना। तो ये फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, इंग्लैंड में नहीं बना, पाकिस्तानी वर्ड नहीं है, पाकिस्तान में नहीं बना, बल्कि ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रांस के लोगों ने इस वर्ड को बनाया, आगाज़ किया, इब्तिदा की इस वर्ड की सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इट इज़ मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स नेमली आइडिया एंड लॉजी। आगे बोल रहा है कि ये बना है दो कंपोनेंट से। कंपोनेंट्स वर्ड का मतलब क्या है? पार्ट्स। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब हिस्से, नोट करते जाइए साथ साथ मेरे, हिस्से। दो पार्ट से मिलके ये वर्ड बना है। नेमली, नेमली का मतलब है जिसका नाम है, नेमली मतलब जिनके नाम है, जिनके नाम हैं। क्या नाम है? आइडिया एंड लॉजी, दो वर्ड से मिलके बना है ये। कौन से वो वर्ड हैं? एक आइडिया है, दूसरा लॉजी है। आइडिया का मतलब क्या है? ख्याल। और लॉजी का क्या मतलब है? स्टडी, तहकीक। आप आइडिया, आइडियोलॉजी, इसको मैं ख्याल के साथ एक और कह देता हूँ, एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा इल्म है जो ख़यालात के बारे में तहकीक करता है। आइडियोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो इंसानों के ख़यालात के हवाले से तहकीक करता है, रिसर्च करता है, बात करता है। ठीक है भाई, आगे फिर क्या कह रहा है? आइडियोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, स्पेस मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। देख रहे हैं अगली लाइन में क्या लिखा? आइडियोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स स्पेशली अबाउट लाइफ और कल्चर। क्या है सिस्टमेटिक बॉडी? सिस्टमेटिक बॉडी
आइडियोलॉजी एक सिस्टमेटिक बॉडी है। बॉडी का एक मतलब तो आप सबको पता है, इसको जिस्म कहते हैं। एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, ज़रा मैं आपको ये क्लियर कर दूं पहले बात, ठीक है। एक वर्ड के कई मतलब हैं, तो यहाँ पर बॉडी का मतलब एक तो पता है आपको, उसको जिस्म कहते हैं। दूसरा मतलब, मैंने मतलब भी सारे लिखे हुए हैं, साथ साथ वो भी देख लूँ, ठीक है भाई। बॉडी का मतलब है अंजुमन। सिस्टमैटिक का मतलब, सिस्टमैटिक वर्ड किससे निकला है? सिस्टम से। सिस्टम का मतलब क्या है? निज़ाम। निज़ाम, निज़ाम का क्या मतलब है? ऐसी चीज़ जिसके अंदर तरतीब से कोई काम हो रहा हो, तरतीब से, कोई बेतरतीबी ना हो। आसान लफ्ज़ों में ये बात है। जब ये कहते हैं ना कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है भाई, तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई यहाँ पर कोई निज़ाम ही नहीं है, यहाँ पर कोई चीज़ तरतीब से नहीं हो रही, अजीब केओस मचा पड़ा है, अजीब बेतरतीबी है। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर सिस्टम से वर्ड निकला है सिस्टमेटिक, जिसमें एक तरतीबवार। अब सिस्टमेटिक वर्ड का एग्जैक्ट मतलब बनेगा तरतीबवार। तरतीबवार। बॉडी का मतलब क्या है यहाँ पर? जिस्म के अलावा इसके दो तीन मतलब और हैं। अंजुमन, जमीयत, जमात, मजलिस। अंजुमन भी कहते हैं इसको, आप इदारा कह लें, या और आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर मैं एक और वर्ड का इजाफा कर रहा हूँ, इल्म। एक ऐसा इल्म है, जैसे ब्लैक मैजिक है, ये भी एक इल्म है। बायोलॉजी है, ये भी एक इल्म है। केमिस्ट्री है, ये भी एक इल्म है। पामिस्ट्री है, ये भी एक इल्म है। तो बॉडी का मतलब यहाँ पर सिस्टमेटिक बॉडी एक ऐसा इदारा, अंजुमन या इल्म है जिसमें तरतीबवार काम हो रहा है, ठीक है। किसके हवाले से? आइडियोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का मतलब है तसव्वुरात। कॉन्सेप्ट्स मतलब तसव्वुरात। तसव्वुरात वर्ड निकला है तसव्वुर से। इसका मतलब है आपका यकीन किसी चीज़ को लेके, ठीक है। किसी चीज़ को लेके आपका यकीन, आपका तसव्वुर। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं पुलिस के बारे में, तो हमारा नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है? जितने भाई पुलिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन नॉर्मली क्या कॉन्सेप्ट है? नॉर्मली क्या ख्याल है? नॉर्मली क्या ख्याल है आपका? यकीन क्या है इस हवाले से? पुलिस मैन है भाई, ये तो रिश्वतखोर होगा। बुरा मत मानिएगा, तोहमत लगाना मकसद नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन उर्फ़ आम में आपके जहन में फ़ौरन बात क्या आएगी? आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपका यकीन क्या है? आपका तसव्वुर क्या है कि पुलिस मैन जो है ये रिश्वत तो लाजमी लेता होगा। हो पुलिस मैन और रिश्वत ना ले, ऐसे बात समझ में नहीं आती। बहरहाल ऐसी बात नहीं है, बदकिस्मती से मेजॉरिटी यही सिस्टम चल रहा है। पुलिस को क्या लें, हर जगह पर ये हर इदारा, हर सब जगह करप्शन चल रही है भाई, सिर्फ पुलिस ही थोड़ी ना बदनाम है इस चीज़ को लेकर। बहरहाल कॉन्सेप्ट्स का मतलब है तसव्वुरात। स्पेशली का मतलब है ख़ास तौर पर। सारे वर्ड्स के मतलब नहीं लिख पाऊंगा, कुछ वर्ड के मतलब मैं वैसे ही बता दूंगा। स्पेशली भी मैंने फिजूल में ही लिख दिया, वैसे ही बताया था। स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर। अबाउट का मतलब बारे में। लाइफ और कल्चर, लाइफ का मतलब ज़िंदगी के बारे में। कल्चर वर्ड को देख लीजिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कल्चर वर्ड का मतलब होता है सकाफ़त। सकाफ़त, सकाफ़त क्या होता है? वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ स्टाइल। ऑफ आ पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर रीजन। रीजन कहते हैं इलाके को। वे ऑफ लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी ख़ास इलाके का। मिसाल के तौर पर हमारा सिंध ले लीजिए आप, ठीक है। हमारे सिंध में, हमारी सिंध की सकाफ़त जो है वो अलग है। पंजाब की सकाफ़त जो है वो अलग है। KPK वालों की सकाफ़त जो है वो, हमारे पठान भाइयों की वो सकाफ़त थोड़ी सी अलग है। बलोच भाइयों की सकाफ़त थोड़ी सी अलग है। कश्मीरी भाइयों की सकाफ़त जो है वो थोड़ी सी अलग है। उनका कल्चर थोड़ा सा
अलग है। अब देखें, अब समझ में आ रहा होगा, हम कल्चरल डे मनाते हैं ना, सिंध कल्चरल डे मनाते हैं माशाल्लाह, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम अपने सिंध की ये अजरक है, सिंधी टोपी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, ये हमारा कल्चरल डे होता है ख़ास तौर पे। तो सकाफ़त कल्चर को कहते हैं, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, स्पेशली अबाउट लाइफ और कल्चर। अब इस जुमले को देखने, आइडियोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आइडियोलॉजी जो है वो क्या है, एक तरतीबवार जो है वो इल्म है, किस चीज़ का, तसव्वुरात का, बिलीव्स का, यकीन का, लोगों के किस बारे में, ख़ास तौर पे अबाउट लाइफ और कल्चर, कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में इंसान के ख़यालात क्या है, और इंसान की ज़िंदगी और इंसान की सकाफ़त के बारे में उसके ख़यालात क्या हैं। अगर आप ये चीज़ पर वर्कआउट करते हैं तो ये आइडियोलॉजी कहलाती है। ये दूसरा वर्ड मतलब है इसका, ठीक है, आइडियोलॉजी का ये दूसरा मतलब है। आगे देखें और क्या है, इट कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल माइंड्स। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि पाकिस्तान में, हमारे सिंध में अगर जो है वो आप टोपी लगाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, या बच्चियाँ हिजाब करती हैं, ये ठीक है, अपने चेहरे को ढांपती हैं या सर को ढांपती हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि आप जो है वो सिंधी टोपी भी लेते हैं, अजरक भी लेते हैं, ठीक है, ये क्या है। अब देखें दोनों चीज़ों में ज़रा फ़र्क देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इट कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल माइंड्स। ये जुमला अब आपको समझ में आएगा जब मैं ये बात बताऊँगा। मज़हब में कहीं लिखा हुआ है सिंधी टोपी या अजरक पहननी है? नहीं भाई। अगर आप नहीं पहनेंगे तो क्या गुनाह मिलेगा? नहीं। पहनेंगे तो क्या सवाब मिलेगा? नहीं। आप टोपी नहीं लगाते तो फिर क्या होगा? गुनाह मिलेगा? मर्दों के लिए गुनाह मिलेगा। बच्चियां, ख़वातीन अगर हिजाब नहीं करती, अपने सर को, चेहरे के ख़ास हिस्से को नकाब लगा के ढांपती नहीं हैं, पर्दे में नहीं रहती, तो क्या होगा? गुनाह मिलेगा। अब ज़रा दोनों चीज़ों को कंपेयर कीजिए आप। एक जो चीज़ है वो कहाँ से आई, जिसमें आप टोपी लगा रहे हैं और बच्चियां जो है वो हिजाब कर रही हैं या पर्दा कर रही हैं। दूसरी क्या चीज़ है जिसमें आप सिंधी टोपी लगा रहे हैं, अजरक पहन रहे हैं। आप जो सर पे टोपी लगा रहे हैं, अपने सर को ढांप रहे हैं, इमामा शरीफ, पगड़ी या टोपी वगैरह लगा रहे हैं, और आप जो हिजाब कर रहे हैं, पर्दे में रह रही हैं, ये चीज़ कहाँ से आई? ये डिवाइन है। डिवाइन मतलब किसी इंसान ने आपको नहीं बताई, इंसान ज़रिया ज़रूर बना है बताने का, लेकिन ये कहाँ से आई है? अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ये इंसान के नहीं है, इंसान की सोच नहीं है ये, बल्कि किस तरफ से आया है? अल्लाह ताला की तरफ से। जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें आती हैं उनको हम कहते हैं डिवाइन। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, दूसरी तरफ सिंधी टोपी और अजरक आप फेस्टिवल्स में, तकरीबात में पहन के जाते हैं, ठीक है, ये क्या है? क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है? नहीं, ये डिवाइन नहीं है। ये क्या है? ये यकीनन हमारे सिंध के लोगों की सोच है। अब देखें यहाँ पर गॉड है, जब हम डिवाइन की बात कर रहे हैं, नंबर 1 पे अल्लाह है, ठीक है। जब सिंधी अब हम टोपी की बात कर रहे हैं और हिजाब और पर्दे की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर क्या है? ह्यूमंस, इंसान है। अब सिंधी टोपी और अजरक की तारीख़ क्या है, ये तो अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। कभी टाइम मिला तो आपको इस पर भी इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत पुरानी, 5000 साल पुरानी तारीख़ है हमारे सिंध की। तो ये सिंधी टोपी और अजरक बहुत पुराना सिस्टम है। जब इस्लाम सिंध में आया भी नहीं था, ठीक है ना। इस्लाम में, सिंध में तो इस्लाम कब आया? 712 में आया ना, ठीक है। लेकिन ये सिंधी टोपी और अजरक और इसके डिज़ाइंस वगैरह ये डिवाइन नहीं है। ये क्या है? ह्यूमन माइंड्स। ह्यूमन माइंड्स, ज़रा इसको समझिएगा। ह्यूमन माइंड्स, इंसानी जहन की सोच है, इंसानी जहन की सोच है। तो साबित हुआ कि आपकी वे ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो वो फैक्टर है आपकी ज़िंदगी का जो डिवाइन है, एक दूसरा फैक्टर वो है जो ह्यूमन माइंड से निकला है, इंसानी जहन से निकला है। इंसान की अपनी जहनी इख्तरा है, उसकी सोच है, उसके मुताबिक वो चीज़ जो है उसकी पहचान बन गई है, लेकिन वो इंसानों की अपनी सोच है। यहाँ पर
क्या है यहाँ अल्लाह ताला का हुक्म है। बात समझ में आ रही है? इसको मिटाऊँ मैं फिर ताकि आपको ये अगला जुमला जो है वो समझ में आएगा उसमें क्या बात की गई है। मिटाऊँ इसे? तो हम किस सेंटेंस पे थे? क्या लिख रहा है? आइडियोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स स्पेशली अबाउट लाइफ और कल्चर। आगे कह रहा है इट कुड बी द प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स की ज़बान में इसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 2 × 4 इज इक्वल टू 8। व्हाट इज दिस 8? दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एक मतलब तो प्रोडक्ट का ये मतलब रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कंपनीज की प्रोडक्ट होती है ना, क्या करती हैं कंपनीज? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं, 2 किस्म की कंपनीज होती हैं। एक वो कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज ओरिएंटेड होती हैं, दूसरी कंपनीज वो होती हैं जो कि मर्चेंडाइज ओरिएंटेड होती हैं। सर्विसेज ओरिएंटेड कंपनीज वो होती हैं जो कि आपको सिर्फ सर्विसेज देती हैं। यू फ़ोन को ले लीजिए, अपनी कोई चीज़ नहीं बेच रहे वो आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। टपाल दानेदार वालों को ले लीजिए, कॉलगेट वालों को ले लीजिए, ये अपनी सर्विस नहीं दे रहे, ये अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो प्रोडक्ट क्या है? ये थिंग, चीज़ को भी कहते हैं किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ जो कि आपने बनाई है खुद, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है इट कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल माइंड। यहाँ पे इट का जो वर्ड आ रहा है वो इट से यहाँ क्या मतलब है? इट यहाँ पर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियोलॉजी को। वो आइडियोलॉजी के बारे में बता रहा है कि आइडियोलॉजी इज द प्रोडक्ट हासिल, आइडियोलॉजी प्रोडक्ट है, हासिल है किसका? ऑफ द ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल माइंड्स। अजीम और इन्फ्लुएंशियल माइंड्स। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है मुतासिर कुन। इन्फ्लुएंशियल ये वर्ड निकला है इन्फ्लुएंस से, इन्फ्लुएंस इसका मतलब है तासीर, असर करना या तासीर, असर करना या तासीर, इन्फ्लुएंस। आई हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज माइंड। उसके जहन पर मेरा बड़ा गहरा असर है। माई पर्सनैलिटी इज़ इन्फ्लुएंशियल। मेरी शख्सियत जो है वो बड़ी मुतासिर कुन है। इन्फ्लुएंशियल मतलब मुतासिर कुन, मुतासिर कुन, जिससे आप मुतासिर हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कैसी थी? इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी। जो मिलता था गुरुविदा हो जाता था, दीवाना हो जाता था, असरअंदाज हो जाता था, मुतासिर हो जाता था, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कैसी थी? इन्फ्लुएंशियल। लेकिन कुछ और लोग भी दुनिया में गुजरे हैं जो कि गैर मज़ाहिब के हैं, ठीक है, उनकी शख्सियत भी जो है वो इन्फ्लुएंशियल थी। हाँ, ये बात है कि बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हस्ती तो कोई दूसरी है नहीं। इनसे कम होंगी बाकी सब जो कोई भी होंगी, चाहे वो मुसलमानों में से कोई हो या वो मुसलमानों से हट के कोई हो। जैसे इंडिया की साइड से अगर हम गौतम बुद्ध को ले लेते हैं, बहुत शरीफुन नफ्स इंसान थे, अच्छे इंसान थे। आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि इंडिया में हिंदू मज़हब से पहले जो मज़हब था वो कौन सा मज़हब था? ये बुद्ध मत का था। बुद्ध मत, बुद्धिज़्म जिसको कहते हैं। और इसके फाउंडिंग फादर कौन है? महात्मा बुद्ध, या जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। हम उनको कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। उनसे लोग मुतासिर होते थे इंडिया के उस ज़माने में, बीसी टाइम पीरियड के अंदर। ये बीसी टाइम पीरियड का वाक़या है। जो बच्चे शुरू से सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं वो समझ जाएंगे। बिफोर क्रिस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का ये टाइम पीरियड है गौतम बुद्ध का इंडिया में। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी थी? इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी, मुतासिर कुन पर्सनैलिटी थी। लोग मुतासिर हो जाते थे उनसे। और जब आप किसी से मुतासिर हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? आप अल्टीमेटली जैसा वो कपड़े पहनता है आप भी वैसे ही कपड़े पहनना चाहते हैं। जिस किस्म का खाना उसको पसंद है वही खाना आप खाना चाहते हैं। जिस किस्म की बातें उसको पसंद है वैसी आप बातें करना चाहते हैं। जिस किस्म का लाइफ स्टाइल उसका है वैसा ही लाइफ स्टाइल आप भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप
इन्फ्लुएंस्ड हैं, उससे मुतासिर हैं। समझ आ गई बात? जैसे मुसलमान किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। जैसा वो पहनते थे लिबास, वैसा लिबास पहनने की कोशिश की जाए। जो जैसा खाना उन्हें पसंद था वैसा खाना हम भी खाएंगे भाई। दिस इज़ कॉल्ड समथिंग। तो यहाँ पर वो बता रहा है क्या, इट कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल माइंड्स। ये इन्फ्लुएंशियल माइंड्स का क्या मतलब है? इन्फ्लुएंशियल माइंड्स, यहाँ पर ये उन लोगों की बात हो रही है। इन्फ्लुएंशियल माइंड्स मतलब मुतासिर कुन जहन, इसका लफ्ज़ी मतलब है मुतासिर कुन जहन। और इन्फ्लुएंशियल माइंड से यहाँ पर दूसरा मतलब इसका निकलता है वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। ठीक है, तो आइडियोलॉजी आपकी सोच जो है ऐसी क्यों है, आप ऐसा सोचते क्यों हैं? क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा आप पहनेंगे, वैसा आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी से मुतासिर हैं, आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है भाई, इट कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल माइंड्स। और फिर आगे कह रहा है और, या, और उसने बोला है, और मतलब या। अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, आगे जो है फिर इसको लिखता हूँ। और उसने लिखा है और का मतलब या। इट कुड इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन गाइडेंस। इवॉल्व का मतलब होता है पैदा होना, पैदा होना या परवान चढ़ना, परवान चढ़ना या फलना फूलना, फलना फूलना, या और आसान इंग्लिश में लिखूं ग्रो होना। ठीक है, और इट कुड इवॉल्व, और इट, दोबारा इट की बात, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियोलॉजी की बोल रहा है। आइडियोलॉजी कुड इवॉल्व, आइडियोलॉजी जो परवान चढ़ती है, सोच जो डेवलप होती है, सोच जो फलती फूलती है किसी इंसान की, सोच जो पैदा होती है किसी इंसान की, वो कैसे बनती है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन गाइडेंस। आप अब यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस की बात क्या की जा रही है? गाइडेंस वर्ड किससे निकला है? गाइड से। गाइड किसको कहते हैं? रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, राह दिखाने वाला, राह दिखाने वाला, रहनुमा, गाइड उसको कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे गाइड आपको मिल जाते हैं ज़िंदगी के अंदर जो कि आपको या तो अच्छे रास्ते पे चला देते हैं। ठीक है भाई, आप उस अच्छे रास्ते पे चलते रहते हैं और उस गाइड ने जैसा आपको बताया है, जो रास्ता आपको दिखाया है, आप उस पर चल रहे हैं और आपको दीन और दुनिया की कामयाबी मिल जाती है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट गाइड हैं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो बेहतरीन है। ठीक है, और अगर कोई बुरे इंसान से आप टकरा गए हैं, वो बुरा इंसान जो है वो फिर आपको जो रास्ता दिखाएगा उस पर आप चलेंगे तो शुरू में तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन इन द लास्ट फिर क्या होगा कि ज़िल्लत होगी, रुसवाई होगी, दुनिया और आखिरत में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। और आप बोलेंगे काश कि मैं उस गलत रास्ते पे न चलता जो उस गाइड ने मुझे दिखाया था। और इसी से वर्ड निकलता है गाइडेंस, रहनुमाई, इसको कहते हैं रहनुमाई। रहनुमाई। ठीक है भाई, कौन सी गाइडेंस है यहाँ? कौन गाइड कर रहा है आपको? कोई इंसान गाइड कर रहा है, अपनी तरफ से बता रहा है आपको कि भाई ये कर लो और ये कर लो और ये करो और ये ना करो। क्या कोई इंसान गाइड कर रहा है? नहीं, डिवाइन गाइडेंस है। क्या? इल्हामी, इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है इल्हामी, इल्हामी हिदायत। गाइडेंस को आसान और करें तो हम हिदायत इसको कहा जाए।
हिदायत कौन सी गाइडेंस है? डिवाइन गाइडेंस है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के अहकामात कुरान शरीफ में मौजूद हैं, ठीक है। किसी इंसान की वर्डिंग तो नहीं है ना जो कुरान शरीफ में लिखी हुई है। क्या किसी इंसान के अल्फाज हैं? नहीं, किसी इंसान के तो अल्फाज नहीं है, ठीक है। किसके अल्फाज हैं? अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। किसने बताया आपको कि ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं? नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि ये किसके अल्फाज हैं? ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं और ये मुझ पे वही हुए हैं और इसको कुरान कहा जाता है। कुरान अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला तो बहुत कुछ है ना, लेकिन आपने बोला तो बहुत कुछ है अपनी ज़िंदगी के अंदर, प्रीचिंग की है, तालीमात दी हैं, ठीक है, तबलीग की है, खिताबात किए हैं, लेकिन कुछ ख़ास किस्म के जुमले जो आपने बोले हैं, उन्होंने बोला कि ये जो मैं जुमला बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने मुझ पर वही किया। अल्लाह ताला ने जो वर्डिंग इस्तेमाल की है बिल्कुल वो वर्डिंग एज़ इट इज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो कुरान अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, बिल्कुल जैसा अल्लाह ताला ने बोला है वैसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को बताया और सहाबाए कराम ने वैसे ही उसको याद करके नोट कर लिया। और ये सिस्टम आज तक चलता आ रहा है कि बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। जो अल्लाह ने फरमाया एज़ इट इज़ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एज़ इट इज़ वो नोट हुआ और जमा होता गया और कुरान शरीफ कंपाइल होता गया। बात समझ आ रही है आपको? और कुरान शरीफ में क्या मौजूद है? गाइडेंस मौजूद है, हिदायत मौजूद है। आपको ये बताया गया कि भाई ये करो और ये ना करो। मिसाल के तौर पर कहा गया है नमाज पढ़ो और ज़कात दो। 700 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बोला है वातुस सलात वातुस ज़कात, के नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। 700 से ज़्यादा मरतबा है कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया। अब नमाज कैसे अदा करनी है इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तरीका तो नहीं लिखा ना कुरान शरीफ के अंदर, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ो भलाई है, ज़कात दो तुम्हारे लिए भलाई है, सुकून में रहोगे, माशरा अच्छी तरह चलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि ये जो अल्लाह ने हुक्म दिया है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बात समझ आ रही है आपको? तो आइडियोलॉजी, आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो आपका माइंड सेट है, जो आपकी सोच डेवलप हुई हुई है, जिसके मुताबिक आप अमल कर रहे हैं, वो सोच आपकी किस वजह से हुई? आप किस वजह से हुई? डिवाइन गाइडेंस की वजह से। अल्लाह ताला ने जो अपने अहकामात दिए, जो हिदायत दी, यानी कि कुरान और उसके बाद सुन्नत की शक्ल में, आपने कुरान को माना, सुन्नत को माना, यानी कि डिवाइन गाइडेंस को माना, उस पर अमल किया, दुनिया और आखिरत आपने अपनी अच्छी बना ली, ठीक है। लेकिन ये बनाने के लिए पहले क्या बना? आइडियोलॉजी। पहले क्या बना? आइडियोलॉजी। आपकी सोच डेवलप हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर आज इसको पहला ही पैराग्राफ में कर पाया हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह पार्ट 5 के अंदर जो है आगे इसमें चलेंगे हम। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ये जहन में रखें कि ये जितनी मुश्किल, अभी चैप्टर नंबर 1 वाकई मुश्किल है, ठीक है। इसमें वक्त लगेगा आपको। आप जल्दबाज अगर बच्चे हैं, बहुत जल्दी में हैं, तो वीडियो बंद कर दिया करें भाई, रिलैक्स रहा करें। जैसे बता रहा हूँ वैसे आप अमल करते रहें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बाद में दुआ देंगे कि सर बड़ा आपने मसला हल कर दिया। आप सोचें तो सही, आपको क्या क्या आपको सीखने को मिला है, आपकी सोच से बाहर है। ये वीडियो देखने से पहले आप क्या थे, ये वीडियो देखने के बाद आप क्या हैं, अपने अंदर फ़र्क तो देखिए। और इन वीडियोस को कम से कम 2 दफ़ा आपने देखना है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।